प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता के इस पाठ्य चर्चा में आज हम जिन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे वे अंग है मूल रूप से आर्थिक पर्यावरण भाग 1 का, जिसमें हम शासकीय नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। उन शासकीय नीतियों में पहली नीति राजकोषीय नीति पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगले कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की या देश की मौद्रिक नीति की। कि सरकार किस प्रकार मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और ये किस प्रकार अन्य नीतियों से पृथक है, इसके क्या-क्या टेक्निक्स होती है और क्या-क्या इसके टूल्स होते हैं, किस प्रकार उसको सरकार प्रयोग में लाती है और देश में मुद्रा की स्थिति को मुद्रा की सप्लाई को या उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। इन सब बिंदुओं पे संक्षेप में प्रकाश डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और ये हमें बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि ये नीतियाँ व्यवसाय को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो संक्षेप में हम इन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझने का प्रयास करेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे, इसके क्या उद्देश्य है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर है और हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स और क्या मेजर्स है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पर, तो कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, इसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो मूल रूप से ये किसी देश में, किसी राष्ट्र में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, उस पर अपना ध्यान आकर्षित करती है और किस प्रकार ये मुद्रा का प्रवाह देश में होगा, उसको उसका निर्धारण जो पॉलिसी करती है, उसको मूल रूप से मौद्रिक नीति कहते हैं। तो ये जो पॉलिसी होती है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की जाती है और अ, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, ट्रेडिशनली देखें कि इसको हमेशा से वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में ये इसमें परिवर्तन हमको देखने को मिलता है कि वर्तमान में ये 2 बार, वर्ष में 2 बार घोषित किए जाने की बजाय अब हम वर्ष में इसको 6 बार घोषित करते हैं। और हर 2 महीने में 1 बार मौद्रिक नीति में परिवर्तन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वो निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप क्या आवश्यक है, किस तरह की नीति का हमको पालन करना चाहिए। तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो कीमतों में स्थिरता, अर्थव्यवस्था में कीमतों में स्थिरता लाना। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जो इंटरेस्ट है, उन सब में एक स्थिरता को लेकर के आना मौद्रिक नीति का एक बड़ा उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं कि ये है क्या? इसका क्या आशय है? तो मुख्य रूप से जो मौद्रिक नीति है, वो किसी देश में एक समय पर जो मुद्रा है, उसकी आपूर्ति और उसके वृद्धि और विकास आदि पर प्रकाश डालती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह आर्थिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के आना। तो जनरली स्टेबिलिटी जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लगाया जाना चाहिए, आर्थिक स्थिरता से लगाया जाना चाहिए। बट सामान्य रूप से हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में जो मुख्य ध्यान लोगों का जाता है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो कीमतों में स्थिरता की बात करते हैं। यद्यपि दोनों ही समानार्थी कहे जा सकते हैं, लेकिन एक जो है वो वृहद पहलू है और एक जो है संकुचित पहलू है। ठीक इसी तरह से जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, अगर हम उसको देखें तो ये वर्ष में 2 बार अनाउंस किया जाता था, जो कि अब बदलकर 6 बार कर दिया गया है, जिस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से हम इसके परिचय को प्राप्त करते हैं तो ये जो पॉलिसी है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अनाउंस की जाती है और इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए नॉर्म्स का निर्धारण होता है, उनके लिए नियमावली का निर्धारण होता है।
ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो इसकी जो समीक्षा है उसके लिए उत्तरदायी है। तो ये मीटिंग हर 6 महीने में कंडक्ट करती है और उसका उनकी समीक्षा करती है, और समीक्षा के बाद जो परिवर्तन आवश्यक होते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप, वे परिवर्तन उसमें करती है। ठीक इसी तरह हमने देखा कि वर्तमान में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो गतिशील बन गई है। पहले वर्ष में केवल 2 बार परिवर्तन देखने को मिलते थे। 2 बार ही समीक्षा होती थी, लेकिन अब ये समीक्षा बहुत कम आवृत्ति पे होती है, और इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप इसमें हर 2 महीने में परिवर्तन अब संभव है। अब प्रश्न उठता है कि क्या उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी के? मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लेकर के आते हैं तो क्या किन उद्देश्यों को लेकर के हम आते हैं? तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, और जो क्रेडिट का फ्लो है वो जो अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिव सेक्टर्स है उसमें पर्याप्त बना रहे, ये उसका मूल उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन चैनल्स का प्रयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसमें सबसे पहला है क्वांटम चैनल, जिसमें कि मनी सप्लाई और क्रेडिट की बात होती है। तो जो मनी सप्लाई की बात होती है कि एक समय में अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा या कितना धन प्रवाहमान है, उसकी बात हम मनी सप्लाई में करते हैं। इसके मुख्य 4 मेजर्स होते हैं, M0, M1, M2, M3, जिसमें M3 को ब्रॉड मनी और M0 या M1 को नैरो मनी के रूप में देखा जाता है। तो इसमें किसी समय पर बैंक के पास जो अलग-अलग डिपॉजिट्स है, टर्म डिपॉजिट है और फिक्स्ड डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, तो ये अलग-अलग इसके कॉम्बिनेशंस है जो M0 से लेकर M3 तक अलग-अलग उसमें प्रकाशित किए जाते हैं। तो इसमें ये क्वांटम चैनल का अंग है। ठीक इसी तरह से दूसरा इंटरेस्ट रेट चैनल है। इंटरेस्ट रेट चैनल काम करता है कि अर्थव्यवस्था में जो धन की आपूर्ति है उसका कम या ज़्यादा होना अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। जब धन का प्रवाह अधिक होता है तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल देखने को मिलता है, और धन की कीमत कम होती हुई दिखाई पड़ती है। तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को इंटरेस्ट रेट कम करना बढ़ाना होता है, जिससे कि धन की जो आपूर्ति है बाजार में उसको कम किया जा सके। और ठीक इसी के विपरीत जब स्थिति बनती है तो वह इंटरेस्ट रेट को कम करती है, ब्याज दरों को कम करती है। ठीक इसी तरह से जो अगला चैनल है वो एक्सचेंज रेट चैनल है, जो कि करेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके माध्यम से भी सरकार मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। ठीक इसी तरह से अगला है असेट प्राइसिंग। तो ये 4 मुख्य चैनल हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स या इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या मूल अंतर है, इनमें क्या भेद है, ये समझने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शन और उसका स्पेंडिंग है उन दोनों पहलुओं पर बात करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति सेंट्रल बैंक के वे सारे गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसका उद्देश्य प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करना है। पूर्ण रोजगार और कीमतों में स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी में सरकार के आय और व्यय का निर्णयन होता है। अब कुछ मूल बिंदुओं से इस अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको किसी भी देश का सेंट्रल बैंक नियंत्रित और नियमित करता है। भारत के केस में हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो इस नाते इसके परव्यू में हमारी मौद्रिक नीति आती है, जबकि जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के परव्यू में ये कार्य आता है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मौद्रिक नीति अपेक्षाकृत अधिक कॉम्प्लेक्स है, ये अधिक जटिल है, जबकि फिस्कल पॉलिसी की जटिलता अपेक्षाकृत कम है। ठीक इसी तरह से
मौद्रिक नीति में परिवर्तन वर्ष में जैसा कि हमने कहा कि वर्तमान में भारत में ये परिवर्तन 6 बार रिव्यू 6 बार समीक्षा में किया जा सकता है। तो जब भी जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप ये परिवर्तन संभव है। लेकिन यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो सकते हैं वो वर्ष में एक ही बार संभव है। जो बजट निर्धारण होता है, सरकार के आय व्यय का निर्धारण है, वह वर्ष में एक ही बार हो सकता है। तो ये है। दूसरा, इसके फोकस की बात करें तो इसका जो मूल फोकस होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है, जबकि आर्थिक विकास और वृद्धि की बात करता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक इसी तरह से जो वर्क सब्जेक्ट है, तो ये किसी भी देश में एक समय पर जो फ्लो ऑफ मनी है, मुद्रा का जो प्रवाह है और किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल होगा उस पर बात करता है। जबकि यहाँ पर किस तरह से सरकार अपना आय और व्यय का निर्धारण करेगी, उसकी बात फिस्कल पॉलिसी में होती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत कम या ना के बराबर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इसका प्रेरोगेटिव विशेषाधिकार जो है वो मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है। और फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा अधिक है, क्योंकि ये सरकार का परव्यू हो जाता है और सरकार का परव्यू होने के नाते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हैंडल करती है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें स्वाभाविक है। टूल्स की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, इंटरेस्ट रेट आदि इस तरह के टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। जबकि फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन, टैक्स रेट, डिमोनेटाइजेशन आदि ये सारी बातें प्रयुक्त होती है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के मुख्य दो टूल्स जो हैं, उसमें पहला टूल है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जो मुख्य टूल है उसमें एक है रिजर्व रेशियो, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन और तीसरा है रेट्स, जिसमें हम बैंक रेट्स की बात करते हैं। तो जब रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो दो मुख्य रिजर्व रेशियो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, जिसमें शॉर्ट टर्म मार्जिन हो सकती है, इसमें रेपो, एमएसएफ और रिवाइज रेपो की बात होती है। ठीक इसी तरह से मोरल सुएशन पे काम होता है और साथ में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की किस सेक्टर को, किस डेवलपमेंट सेक्टर की ग्रोथ बढ़नी चाहिए उसके अनुरूप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आदि के कार्य होते हैं सरकार के द्वारा। तो ये कुछ इसके क्वालिटेटिव मेजर्स है जिसके माध्यम से सरकार मुद्रा के प्रवाह को किसी अर्थव्यवस्था में नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इनको हम एक एक करके संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो कि वो परसेंटेज ऑफ कैश है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। तो यदि उदाहरण के लिए वर्तमान में जो सीआरआर है वो 4% है, और उदाहरण के लिए अगर मैं 100 रुपए बैंक में जमा करता हूँ तो उस 100 रुपए में 4 रुपए मूल रूप से मेरे बैंक को, उदाहरण के लिए यदि मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेरे जमा किए हुए 100 रुपए में से 4 रुपए केंद्रीय बैंक या आरबीआई के पास डिपॉजिट करने होंगे। इसी प्रकार जो उसका टोटल डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का 4% उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। तो ये बैंकिंग नियमावली का एक बड़ा अंग है और सरकार इसके माध्यम से जो आरबीआई है वो मुद्रा की या मनी की सप्लाई को नियंत्रित और नियमित करती है। ठीक इसी तरह से इसको इस पिक्चर के फॉर्म में हम आसानी से और समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक ग्राहक हूँ, आप एक ग्राहक है, ग्राहक के रूप में आप अपने बैंक में $1000 जमा करते हैं। कमर्शियल बैंक आपका कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और तमाम। तो ये अपने इस अमाउंट को यहाँ पर डिपॉजिट करता है और यदि सीआरआर 5% की दर से रखा गया है मौद्रिक नीति के द्वारा, तो किसी भी ग्राहक के जो जमा राशि है उसका 5% अर्थात $1000 का 5% 50 रुपए आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा बैंक को। तो ये प्रक्रिया है जो जिसको बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है।
और ये परिवर्तनशील रेट्स है, ये स्टेबल रेट्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं। हर मौद्रिक समीक्षा के बाद इसमें बदलाव हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अक्सर ये बदलाव सरकार देश काल और परिस्थिति और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए करती है। ठीक इसी प्रकार जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर है, वो भी एक महत्वपूर्ण रेशियो है। तो ये मिनिमम परसेंटेज है जिसको कि कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है अपने ही पास, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में, सोने के रूप में या गोल्ड के रूप में या किसी सिक्योरिटी के रूप में। इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि जब भी कस्टमर को उसे क्रेडिट ऑफर करना हो तो उसके पास इतना पैसा हो जिसमें कि वो उसको पे कर सके। तो अभी वर्तमान में जो रेट है वह 18% है। तो मूल रूप से जितना भी उसके पास डिपॉजिट है उसका 18% हरदम उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक इसी तरह से जो एसएलआर होता है इसका निर्धारण भी आरबीआई करता है। जिस प्रकार सीआरआर का निर्धारण भी आरबीआई करता है, एसएलआर का निर्धारण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और मूल रूप से इसका उद्देश्य होता है जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको नियंत्रित करना, और सरकार के द्वारा इसका उपयोग होता है जिससे कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखा जा सके। क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो जो मुद्रा है उसकी कीमत का अवमूल्यन होता है, उसका अवमूल्यन होता है, और अवमूल्यन होने से उसकी क्रय क्षमता कम हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के रेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी क्षेत्र में, किसी देश में एसएलआर बढ़ रहा है तो वो मूल रूप से अर्थव्यवस्था में जो महंगाई है उसको कम करने, नियंत्रित करने का एक कार्य करती है, जिससे कि आर्थिक विकास को गति मिले। और एसएलआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24(2)(a) में इसको एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। और वर्तमान में जो रेट है वो 18% है एसएलआर। अब इस चित्र के माध्यम से हम और आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ये मेरा कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक में जनरल पब्लिक, आप और मैं, जिस तरह से हम अपने डिपॉजिट करते हैं, कंपनीज के अपने डिपॉजिट होते हैं। अब जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास आया उसका 18% नेट डिपॉजिट ऑफ टर्म एंड लिंक डिवाइस, तो इन सबको मिलाकर 18% की जो राशि है बैंक को अपने पास ही होल्ड करके रखना होता है, जिससे कि जैसी जब आवश्यकता हो उसके अनुरूप उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक इसी तरह से जो अगला मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिसको हम ओएमओ कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन मूल रूप से बाइंग या सेलिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होता है। जो भी गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल होती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको खरीद कर या बेचकर मार्केट में मनी की सप्लाई को नियंत्रित और नियमित करते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, सेंट्रल बैंक या फिर हमारे केस में हम इसको आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई जब इस तरह के ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है तो उसके क्या निहितार्थ होते हैं? तो इसके निहितार्थ होते हैं कि ये जो है सरकार जब उन सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो ये पैसा मार्केट में जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में जाएगा। बैंकिंग सिस्टम में जाने का अर्थ है कि उसका मार्केट में जाना, और मार्केट में जाना अर्थात आर्थिक विकास को बल मिलना। और जब आर्थिक विकास को बल मिलेगा तो आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा, और जो लोन है वो सस्ते होंगे, जो हमें ऋण मिलता है बैंक से वो सस्ता होगा। ठीक इसी तरह से जब इसके विपरीत सरकार कार्य करती है, उन प्रतिभूतियों को या उन सिक्योरिटीज को बेचती है, आरबीआई जब उसको बेचती है तो इसका उद्देश्य होता है जो मार्केट है वहां से पैसे को कम करना, या जो इकोनॉमी है वहां से पैसे को वापस खींचना। तो इसमें जो हमारे ऋण हैं वो महंगे हो जाते हैं, और साथ ही उसका जो उद्देश्य होता है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, महंगाई को नियंत्रित करने का होता है। अब ये मूल रूप से ओपन मार्केट ऑपरेशन इंटरेस्ट रेट पे काम करता है, और जब भी सरकार को लगता है कि उसे अपनी सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए, तो ये ऐसी स्थिति में होता है जब सरकार अपना मानस बनाती है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के चलना है। जब मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में अधिक हो जाती है और सरकार को उस पर नियंत्रण या अंकुश लगाना होता है, तो
वह संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाती है। इसके विपरीत जब मनी की सप्लाई को या मुद्रा की आपूर्ति को अर्थव्यवस्था में बढ़ाना हो तो सरकार उन प्रतिभूतियों को खरीदती है, उन ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई उसको खरीदता है और खरीदने से जो पैसा मार्केट में जाता है उससे मुद्रा की सप्लाई बाजार में बढ़ती है और मुद्रा की सप्लाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और इसीलिए इसको विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो ये दोनों विपरीत स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण रेट होता है जिसको हम बैंक रेट कहते हैं। तो ये वह रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक या आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं और इन सब का नियमन जो करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये वो रेट है जिस पर कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं और वर्तमान में जो अभी हाल ही में मौद्रिक समीक्षा हुई 9 अप्रैल 2025 को, उसमें जो करंट बैंक रेट का निर्धारण हुआ वो 6.25% है। तो बैंक रेट के साथ ही जो अगला महत्वपूर्ण रेट है वो रेपो रेट है। रेपो रेट या इसको रीपर्चेस रेट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि ये चार्ज किया जाता है जो सिक्योरिटीज का रिपर्चेज करते हैं कमर्शियल बैंक, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और सेंट्रल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं तो उस पर ये रेपो रेट चार्ज किया जाता है और यहाँ पर कोलेटरल इन्वॉल्व होता है, प्रतिभूति इन्वॉल्व होती है, मूल रूप से रेपो रेट के रूप में चार्ज की जाती है। और अभी वर्तमान मौद्रिक समीक्षा की अगर बात करें तो 9 अप्रैल 2025 को 25 बेसिस पॉइंट कम करके जो रेट है उसको 6% किया गया। इसके पहले ये 6.25% था रेपो रेट। ठीक इसी तरह से एक और अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझना चाहें कि रेपो रेट किस तरह से काम करता है, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है हमारा। अब ये जो आरबीआई है ये कमर्शियल बैंक को अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, कमर्शियल बैंक्स जो उनकी आवश्यकता है उसके लिए फंड की आपूर्ति सेंट्रल बैंक से करती है। तो वह अपनी आवश्यकता सेंट्रल बैंक अपनी आवश्यकताओं की बात बताता है केंद्रीय बैंक को और इस तरह से कमर्शियल बैंक फंड की रिक्वायरमेंट देते हैं सेंट्रल बैंक को। अब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। तो अगर रेपो रेट हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होंगे और अगर रेपो रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे। तो अगर सरकार रेपो रेट बढ़ा रही है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाना चाह रही है। ठीक इसी तरह से जो बोरोवर्स है वो बिजनेस बोरोवर्स भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कमर्शियल बैंक इसके बदले एक रेट सेंट्रल बैंक इसके बदले एक रेट चार्ज करती है जिसको रेपो रेट कहते हैं। तो एक इंटरेस्ट है जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं उसके एवज में जो चार्ज करते हैं उसको मूल रूप से रेपो रेट कहते हैं। अब एक अंतर को समझना यहाँ पर आवश्यक है, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। तो बैंक रेट जो होता है इसको लोन के जो कमर्शियल सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं उसके अगेंस्ट ये चार्ज किया जाता है बैंक रेट, जबकि रेपो रेट रीपर्चेस जो सिक्योरिटी है जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक को बेची है तो उसके रिपर्चेस के लिए जिस रेट पे एक्सचेंज करते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। बैंक रेट के केस में किसी भी प्रतिभूति या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेपो रेट के केस में सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, एग्रीमेंट या इस तरह के कोलेटरल की आवश्यकता होती है। बैंक रेट रेपो रेट से हमेशा अधिक होते हैं, रेपो रेट बैंक रेट से कम होते हैं। कस्टमर्स पे अगर इसके इफेक्ट की बात करें तो इसका प्रभाव कस्टमर्स पर पड़ता है बैंक रेट का, और रेपो रेट का प्रत्यक्ष प्रभाव कस्टमर्स पर नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक की बात करें तो ये बैंक रेट जो होता है वो किसी भी बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए
उत्तरदायी होता है, जबकि जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला जो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ठीक रेपो रेट के विपरीत कार्य करता है। ये एक ऐसा रेट है जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई जिस रेट पर लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को और उसके बदले जिस रेट पे इंटरेस्ट लेता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को जो धन देते हैं उसके एवज में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है और ये सामान्यतः रेपो रेट से कम होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के क्या प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर? तो जैसा कि हम देखते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो समय समय पर मौद्रिक समीक्षा में CRR को कम या अधिक करती है सरकार आरबीआई। तो इसमें हम देखते हैं कि CRR के कम होने से इंटरेस्ट रेट प्रभावित होते हैं। ठीक इसी तरह से जो SLR है उससे भी हमारे इंटरेस्ट रेट प्रभावित होते हैं, जो कीमतें हैं वे प्रभावित होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स प्रभावित होते हैं मौद्रिक समीक्षा से। ठीक इसी तरह से जो स्टॉक मार्केट है और मनी सप्लाई है देश में कितनी होगी, उसका क्वांटम क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, तो ये सारी बातें मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट के रूप में देखी जा सकती है। ठीक इसी तरह से जॉब की स्थिति, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, रोजगार की स्थिति और मजदूरी की स्थिति, मजदूरी के क्या रेट होंगे, टोटल आउटपुट क्या होगा, उस पर भी मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव पड़ता है। अब संक्षेप में हम बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की। हमने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा की, संक्षेप में डिमोनेटाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो डिमोनेटाइजेशन मूल रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ जो प्रचलित मुद्रा है जिसमें कि सिक्के हो सकते हैं, करेंसी नोट्स हो सकते हैं या प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं, तो उनका जो फ्लो है मार्केट में उसको नियंत्रित करना, तो वो वर्तमान में हो सकता है लीगल टेंडर के रूप में यूज किए जाते हो। लेकिन सरकार को या आरबीआई को जब भी ये लगता है कि कुछ नियंत्रण की आवश्यकता है तो वो इस रूट का प्रयोग करते हैं डिमोनेटाइजेशन का। तो इसमें उदाहरण के लिए अभी सबसे लेटेस्ट हमने जो डिमोनेटाइजेशन देखा 8 नवंबर 2016 में, जबकि भारत सरकार ने रातों रात घोषणा की कि वो 500 और 1000 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज वाले जो नोट है उसको वे अब लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो इसके अगर इतिहास को देखें तो भारत में सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन, स्वतंत्र भारत तो हम नहीं कहेंगे, स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और इसके बाद वर्ष 1978 में हुआ। लेकिन ये इतने छोटे स्तर पर हुए कि उसके प्रभाव को बहुत गहराई से नहीं देखा गया। लेकिन इन दोनों का उद्देश्य मूल रूप से जो कर अपवंचन या कर की चोरी लोगों के द्वारा की जा रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए, और जो काला धन अर्थव्यवस्था में पैरेलल इकोनॉमी के रूप में चल रहा था, औपचारिक सिस्टम में चल रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए था। और इन्हीं सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में भी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के कदम को उठाया। यद्यपि वर्ष 2012 में अगर हम बात करें तो जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन की रिकमेंडेशन को नकारते हुए ये कहा था कि डिमोनेटाइजेशन मे नॉट बी द सोल्यूशन टू टैकलिंग द ब्लैक मनी और शेडो इकोनॉमी विच इज लार्जली हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बेनॉमी प्रॉपर्टी, बुलियन एंड ज्वेलरी। तो जो काले धन पर नियंत्रण की बात होती है तो वर्ष 2012 की CBDT की जो संस्तुति है उसके अनुसार जो काला धन है वो मुख्य रूप से बेनामी प्रॉपर्टी में इंगेज है, बुलियंस में इंगेज है और ज्वेलरी में है। तो अगर सरकार काले धन को नियंत्रित करना चाहती है तो इस पर भी कार्य करे, बजाय कि केवल बैंक या करेंसी नोट्स को बंद करने के।
तो ये उनकी संस्तुति थी, लेकिन सरकार के और गहन अध्ययन के बाद उनको ये लगा कि इस तरह के परिवर्तन से बहुत हद तक हम काले धन और पैरेलल इकोनॉमी पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है और इस पूरी प्रक्रिया के तहत डिमोनेटाइजेशन को किया जाता है। ठीक इसी तरह से इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें और इससे क्या प्राप्तियाँ होती है, तो उसमें सबसे पहला जो है लाभ वो आरबीआई देखता है टैक्स कलेक्शन के रूप में। तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस यदि देखा जाए तो डिमोनेटाइजेशन के बाद दोनों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। ठीक इसी तरह से जो काला धन है उस पर अंकुश लगा। इसी तरह से जो काउंटरफीट बैंक नोट्स है, चाहे वो हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा फ्लड किए जा रहे हो, चाहे आतंकियों के द्वारा मार्केट में भेजे जा रहे हो, उन पर एक नियंत्रण हुआ और उसके प्रभाव हमने अपने कुछ राज्यों में अनुभव किए। ठीक इसी तरह से बैंक नोट जो सर्कुलेशन में है उनमें परिवर्तन होता है। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिला। यूपीआई पेमेंट्स अब इतना सामान्य हो गया कि छोटा से छोटा व्यवसायी भी अब छोटे से छोटी राशि को भी यूपीआई के माध्यम से प्राप्त करना पसंद करता है और हम एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने में सफल हुए। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। साथ ही साथ टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी की जो स्थिति है उसमें आशाजनक सुधार हुआ है। हम देखते हैं आज से 10 वर्ष पूर्व जितनी आतंकी गतिविधियां देश में होती थी, यहाँ के स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके उस काले धन का प्रयोग करके और काउंटरफीट बैंक नोट्स को अर्थव्यवस्था में भेजकर जिस तरह से आतंकी गतिविधियों की फंडिंग होती थी, उस पर अंकुश लगा और अंकुश लगने के साथ ही एक सुरक्षा की स्थिति जो देश में बनी, वो इसकी एक अन्य बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिले कि उस समय लगभग 1 से 2 वर्ष तक हमने उस दुष्प्रभाव को देखा। कैश की शॉर्टेज हो गई। कैश की शॉर्टेज होने की वजह से व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये इसका एक काउंटर इफेक्ट है। ठीक इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो आईआईपी है, वो बहुत तेजी से डिप हुआ, बहुत तेजी से नीचे गया, ये भी हमने देखा। जो हमारे स्टॉक मार्केट्स थे उसके जो डिप है उसको भी हमने देखा। ये इसका एक दुष्प्रभाव था। एग्रीकल्चर पर इसके प्रभाव को देखा गया कि जो कैश की शॉर्टेज हो गई किसानों के पास और उसकी वजह से वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और जो बीज थे उसको खरीदने में स्वयं को अक्षम पा रहे थे क्योंकि कैश की शॉर्टेज थी। ठीक इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट में भी प्रभाव देखने को मिला। जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स थे वो तेजी से डिप हुए। ट्रांसपोर्टेशन में प्रभाव देखने को मिला। जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी उसमें भी प्रभाव इसका लगभग 2-3 वर्षों तक भी लगातार देखने में आया। और कॉस्ट की अगर बात करें बैंक के लिए क्या इसकी कॉस्ट थी, तो सारे पुराने नोटों को कलेक्ट करना, उनको स्टोर करना और नए बैंक नोट्स को सर्कुलेशन में लाना और साथ में जो हमारे ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम थे उसको रिकैलिब्रेट करना एक बड़ी चुनौती के तौर पे बैंकों के लिए सामने आया। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार जो संस्थाएं है आर्थिक नीतियों का नियमन और नियंत्रण करती है, जिनमें 2 मुख्य नीतियाँ हमने व्याख्यान में समझने की प्रयास की। पहली राजकोषीय नीति और दूसरी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, और साथ ही साथ जो डिमोनेटाइजेशन है उसको हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया और उसके क्या लाभ और क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं उसको समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हम अपनी आज की बात को समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।